नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के परिवार में। मैं हूं राजकुमार। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिनका नाम है जैव प्रक्रम। और इसके अंतर्गत जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण के बारे में। और पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे जो है इसी वीडियो से आएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। पिछले और वीडियो हमने जो है आपका जो भी बायोलॉजी का चैप्टर था नियंत्रण समन्वय जनन, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे वो सारे हमने जो करा दिए हैं, तो कृपया करके वो भी आप देख लें, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम पोषण। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थ्योरी पढ़ने का उतना समय अब नहीं, पढ़ चुके होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसी को पढ़ना है और इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ये कहियो नहीं पूछता है, तो फालतू हम समय देंगे इसको नहीं, ठीक है ना। पोषण आपके एग्जाम में पूछता है, हालांकि आपको हल्का डेफिनेशन लग रहा होगा लेकिन ये पूछता है, तो क्यों नहीं भाई, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व, अगर हम एक लाइन में भाषा बोले तो पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है ना। पोषण एक प्रक्रिया का नाम होता है। कई बच्चे क्या बोलते हैं, पोषण किसे कहते हैं? खाना जो खाते हैं वही पोषण है। तो वो ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशन के रूप में वो ठीक नहीं है। तो पोषक तत्व जो हम लेते हैं ना, उसकी जो प्रक्रिया लेने की है वो हमारी पोषण कहलाती है। तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को लेने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सीधी सी बात है, खाना वाना खाएंगे तभी ना हमको शरीर में एनर्जी मिलेगा, चल फिर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, है ना, हाइट बढ़ेगी, बॉडी बनेगी, हर एक चीज़, है ना। तो पोषक आपको और आपको अच्छे से भी पता है कि पोषक तत्व कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। देखिए लिख भी दिया हमने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 हम जो है डेली लेते हैं जीवन में। अगर एक भी कमी हो जाए ना, समझो कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है, समझ गए ना। तो 5 हम डेली खाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं पोषण के प्रकार। ये भी सवाल आते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक स्वपोषी होते हैं, एक विषमपोषी। विषमपोषी एक दूसरा नाम है परपोषी, ठीक है ना। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। स्वपोषी बच्चा क्या होता है? स्व मतलब खुद, पोषी मतलब भोजन। जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी कर, सिंपल बात है, ठीक है ना। हर एक पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विषमपोषी। क्या है विषमपोषी? विषमपोषी देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और जीव जंतु है वो भी अपना खुद भोजन नहीं बनाते हैं। तो यानी हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। पौधों से जो उत्पाद मतलब पौधों से जो उपजता है वो हम खाते हैं, ठीक है ना। तो हम दूसरे पर निर्भर, यानी हम पौधे पर निर्भर है, स्वपोषी चीज़ों पर निर्भर है, समझ गए ना। बस डेफिनेशन आपको याद रखना है, उतना ज़्यादा समय नहीं करें क्योंकि आप उतना ज़्यादा समय आपके पास है भी नहीं, ठीक है ना। देखिए इधर इसका टाइप भी दिया है, तो टाइप आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं बोल दूँ, अगर इसका PDF अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम कॉन्सेप्ट गुरुजी आपको पता है, वहाँ ज्वाइन करना, PDF आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन PDF के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए कुछ ये आप ध्यान रख लीजिए, एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि परजीवी का एग्जाम्पल क्या है। ये परजीवी का एग्जाम्पल क्या है? अमरवेल होता है, जू होता है, समझ। डेफिनेशन इसका कहियो नहीं पूछेगा, समझ रहे ना। इसका सिर्फ आप क्या कर लीजिए, उदाहरण याद रख लीजिए। बोलेगा अमरवेल क्या है तो परजीवी है, जू समझते हैं ना, ढीलवा जिसको बोलते हैं, ये सब क्या आपका है? परजीवी है। फिर बात करते हैं मृतजीवी पोषण का। मृतजीवी का क्या है? ये एक कवक जो होता है आपका, कवक हो गया, मशरूम हो गया, गोबर छत्ता, सब एक नाम है। इस सब का जो है आपका मृतजीवी में अंतर आता है, मृतजीवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं प्राणी संपोषी, ठीक है ना। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, इसका बिल्कुल याद नहीं रखना, ये हमने पढ़ाया हुआ बच्चों को, वैसे का नोट से तो मैं कितना लिखूंगा तो उसी मैं आपको बता देता हूँ। प्राणी संपोषी का उदाहरण क्या है? मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियन, ये सब क्या आपका प्राणी संपोषी का। सीधा आपको एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्राणी संपोषी का उदाहरण बताइए, मनुष्य, अमीबा और पैरामीशियन। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब पढ़ते हैं पौधों में पोषण के बारे में। देखिए पोषण चैप्टर हमारा है। पोषण बेसिकली 2 चीज़ में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मनुष्य में और एक पढ़ेंगे पौधों में, और हम अमीबा में भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं पौधों में पोषण। पोषण का मतलब एक तरह से अभी सीधा समझिए, हमने आपको बता ही दिया पोषण का मतलब क्या होता है, लेकिन आप समझिए पोषण मतलब खाना पीना, इतना समझिए, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों में, यानी पौधे जो है अपना जीवन यापन कैसे करते हैं वो चीज़ हमें पढ़ना है। तो उनको समझते हैं एक प्रक्रिया के माध्यम से, उस प्रक्रिया का नाम है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। समझ आया क्या? तो अगर पूछेगा, देखिए सवाल कैसे आएगा, बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखे। ये 2 नंबर में आपका एग्जाम में आएगा,
समझ रहे ना। तो आइए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कहने का मतलब ये है, पौधे जो है जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सिंपल सा आंसर, इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखना है। और देखिए, अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सबको पता रहेगा। CO2 जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, जिसको पर्णहरित भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिए, और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। यानी कि 4 चीज़ जरूरी है। देखिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। सब्जेक्टिव में तो आप लिखिएगा ही लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो 4 चीज़ जरूरी है। एक कोई चीज़ कमी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, समझ गए ना। तो ये कौन कौन? CO2, H2O, क्लोरोफिल, पर्णहरित। अब पता ही है कौन कौन कहाँ से मिल जाता है। CO2 वायुमंडल से, जल मिल जाएगा पौधा के जड़ से, क्लोरोफिल उसका क्लोरोप्लास्ट में रहता है, समझ गए। सूर्य का प्रकाश तो समझ ही रहे हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ है, ये आपको नहीं लिखना है। ये चीज़ आपको क्या करना है? नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये हम लिखाएं थोड़ा सा 5 नंबर वालों के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। तो आपको कितना लिखना है? ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर समीकरण में आ जाना है। इसके बाद सीधा आपको समीकरण में आ जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जल लिए, दोनों जब मिला तो क्या, और उसके लिए क्या दिया? क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो ये बनकर हमारा ग्लूकोज बन जाता है, जल और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, कि बोलेगा ऑक्सीजन गैस जो निकल रहा है यहाँ से, जो ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ये आपका किससे निकलता है? इस CO2 से निकला कि H2O से? तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बच्चे लोग, इस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जल के अपघटन से इनका होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो अब जो है कुछ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, उनको देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्टिव में तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही लिखना है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोफिल बदलता है। देखिए, यहाँ से एक आधे को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो हम बारीकी बारी से। क्लोरोफिल का काम क्या है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। रंध्र से ही गैसों का विनिमय होता है। जो देखिए, जो पत्ता रहता है ना, जैसे पत्ता मान के चलिए, पत्ता में जो है छोटा छोटा छेद रहता है, जो हमको नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो उस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा बोले तो रंध्र, समझ गए ना। स्टोमाटा इंग्लिश नाम है, हिंदी रंध्र नाम है। तो उसी से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब क्या है? CO2 आया और O2 गया, CO2 आदान, O2 प्रदान, समझ गए ना। चलिए, रंध्र के बारे में उतना आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं अमीबा में पोषण की। अमीबा जो है पोषण कैसे होता है? आपको पता होगा कि अमीबा जो होता है एक कोष के जीव होता है। कैसा होता है? एक कोष के जीव। इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रश्न इनके बारे में आता है, तो इनको भी क्यों छोड़े हम। अमीबा एक कोष के जीव है जो कूटपात की सहायता से गति भोजन प्राप्त करता है। सर बोलेगा, सर प्रश्न कैसे आएगा? बोलेगा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को बताएं, लिखें, दर्शाएं, सब इस तरह से आएगा। तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ये आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखा अमीबा एक कोष के जीव है जो कूटपात की सहायता से गति भोजन प्राप्त करता है, समझ गए ना। अब लिखना है इसमें नेक्स्ट चरण में, ठीक है। जैसे जैसे हम बच्चों को लिखा उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। अमीबा में पोषण निम्नलिखित तरह से संपन्न होता है, ठीक है ना। पहला हो गया अंतःग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वंगीकरण, पांचवा हो गया बहिक्षेपण, मलद्वार उत्सर्जन, जो आप बोलिए, ठीक है ना। देखिए, अंतःग्रहण में क्या होता है? अमीबा भोजन को अंदर लेता है। पाचन, जब अंदर ले लेगा भोजन को तो पचेबे करेगा। अवशोषण का मतलब क्या होगा? जब भोजन पच जाएगा तो उससे जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है उनका अवशोषण होगा, समझ गए ना। फिर स्वंगीकरण में क्या है? इनमें अमीबा वृद्धि करेगा। अब खा पी लेगा तो लंबाई में बढ़ेगा, मोटा मोटा होगा। अब मलद्वार का मतलब जो बेकार पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इनका आप देख लेते हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? अच्छा, इसका भी क्या है ना, कभी कभी ये जो आपका है ये आप कभी कभी 5 नंबर में आता है। क्या आता है? ये कभी कभी ये 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर में आएगा तो आपको जो पहले समझिए, अगर ये 2 नंबर में आया तो सिंपल इतना लिख दीजिएगा ना, तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दौरान नंबर नहीं काटेगा। अगर 5 नंबर में आया तो आपको जो है इन सब का लिखना पड़ेगा। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण,
इतना लिख के थोड़ा अमीबा का चित्र उत्र बनाना पड़ेगा तो आपको पहुँच, लेकिन इतना समझिए कि ये 2 नंबर में ही आता है, तो इतना आपको लिखना है। लेकिन फिर मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए अमीबा, हाँ ये बात ध्यान रखिए, अमीबा का जो है ना आकार फिक्स नहीं होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए ये आपका अमीबा है, इस तरह से अमीबा का आकार फिक्स नहीं, आप कैसे भी बना सकते हैं, है ना। अमीबा को आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका आकार फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने इसका बना दी, ठीक है। तो ये देखिए अमीबा यहाँ पर एक बनाया गया है, इसका जो बाहर जो ऐसे करके लोल टाइप का निकला है ना, तीर टाइप का निकला है, इसको बोलते हैं कूटपाद है। एकरे से एकरा सब काम होता है, भोजन करना, गति करना, सब काम एकरे से होता है, समझ गए ना। तो इतना समझ गए हैं। तो आप समझते हैं अंतःकरण, मैंने पहले ही बोल दिया, अंतःकरण में क्या होगा, भोजन को अंदर लेगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर मान चलिए कोई भोजन है तो ये भोजन को क्या करेगा, अमीबा अंदर ले लेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंतःकरण। और अंतःकरण का तो पाचन होगा, देख लीजिए, अवशोषण बोल दिया आपको सब, है ना। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि स्वंगीकरण में अमीबा का क्या होता है, तो वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि होता है। और बहिक्षेपण में क्या होगा, बेकार पदार्थ जो शरीर को जरूर नहीं है उनको बाहर से, हम लोग जो खाना खाते हैं जो, तो सुबह बाथरूम जाते हैं ना, समझ सकते हैं आप क्या, हम है ना, समझ सकते हैं पूरा। तो वो चीज़ क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, वो हमारे शरीर को जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट भोजन हमने लिया था उनमें जो पोषक तत्व वो उनको हमारा शरीर अवशोषित कर चुका है, और जो फालतू पदार्थ है उनको उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं, समझ गए ना। अब हम देख लेते हैं मनुष्य में पोषण, इससे आपका सब्जेक्टिव नहीं आएगा, इससे जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। पहले नंबर बात पूछेगा, मनुष्य का पोषण किसके द्वारा संपन्न होता है, तो किसके द्वारा होता है, आहार नाल के द्वारा संपन्न होता है। अब आहार नाल क्या होता है बच्चों, देखिए हमारे शरीर में भोजन जहाँ जहाँ से गुजरता है उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। कहाँ कहाँ से गुजरता है, पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रास नली में, फिर आपका पेट में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, भोजन को एक तरह से कह सकते हैं भोजन का पोषण करते हैं। अच्छे तरीके से पोषण का प्रक्रिया जो होता है मनुष्य में इसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया आहार नाल की लंबाई, ये सब का भी एग्जाम में नहीं आ गया, सबको छोड़ दीजिए, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है ना। और ये देखिए आहार नाल क्या है, ये सब भाग है, ये सबको याद रख लीजिए, बहुत ईजी याद रखना है ना, इन सबको याद रख लीजिए। बोल देगा कभी कभी निम्नलिखित में कौन आहार नाल का भाग नहीं है, ठीक है ना। तो मुख, गुहा देख लीजिए, ये सब उतना क्या बोलते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत, ठीक है ना। अस्थायी दांत की संख्या 32 होती है, अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत जो है इसको दूध वाले दांत भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए और कुछ पॉइंट है। एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इसका सूत्र होता है CA4। कहने एनामेल जो होता है ना वो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। एनामेल क्या होता है, दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, तो वो सबसे मजबूत, शरीर का पूरे मानव शरीर का सबसे हार्ड पदार्थ भी होता है, ठीक है ना। ये CA4 उसका सूत्र होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पूरा लिखे हैं, अस्थायी दांत को दूध का दांत भी कहते हैं, आप इनको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध 2 को इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए दांत के ऊपरी भाग को एनामेल कहते हैं। हमारे शरीर में इनामेल सबसे कठोर तत्व है, इनामेल के नीचे वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये सब पॉइंट याद रख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अस्थायी दांत के प्रकार, अस्थायी दांत देखिए दांत 4 प्रकार का, उसमें बांट दिया गया कौन अस्थायी है कौन अस्थायी है। अस्थायी मतलब जो अब नहीं आएगा, अस्थायी मतलब वो टूट कर आएगा, ठीक है ना। ये कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है और आपका क्या है, चवर्णक है, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इनमें से आपका नंबर पूछ लेता है कि कौन कितना होता है। पहला क्या, आई का मतलब हो गया कृंतक, इसको हिंदी में लिख लीजिए आप, ठीक है ना। कृंतक क्या होता है, कृंतक 8 गो होता है, क्या होता है, 8 गो होता है। फिर दूसरा है सी मतलब केनाइन मतलब हो गया रदनक का बच्चा आपका होता है 4 होता है। रदनक चीर फाड़ करता है, शेर का 2 दांत निकल रहता है ना, कोना हम देखे होंगे, उसको रदनक बोलते हैं, चीर फाड़ में काम आता है। तब ना देखते हैं बड़का बड़का जानवर को चीर फाड़ के कच्चे खा जाता है ना। और तीसरा जो है प्रीमोलर का मतलब होता है आपका अग्रचवर्णक क्या होता है, 8 गो, इसको लिख लीजिए आप, है ना, अच्छे तरीके से। अग्रचवर्णक क्या होता है, 8 गो। सीधे पूछ लेगा कि अग्रचवर्णक का संख्या अस्थायी दांत में क्या गो, या वयस्क मतलब जो अब बड़ा हो चुका है, जैसे हम लोगों को वयस्क हो गए, ठीक है ना। अब जो एम है मोलर, चवर्णक, तो चवर्णक क्या होता है 12 गो। सभी का आप जो कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए ये किसके लिए हो गया, ये जो हो गया आपका, ये हो गया अस्थायी दांत के लिए, ये हो गया अस्थायी दांत के लिए। ये अस्थायी दांत के लिए मतलब वयस्कों के लिए, किसके लिए, वयस्कों के लिए, जो 18 साल से लगभग प्लस हो चुके हैं, आप उसको वयस्क बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये अब बात करते हैं अस्थायी दांत।
अस्थायी दांत को हम बच्चों दूध वाले दांत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका है कितना होता है इसमें देख लीजिए, इंसाइजर 8 गो यानी कृंतक 8 गो, कैनाइन 4 गो, रत्नक आपका 4 गो होता है, और आपका जो है अग्रचर्वनक 0 होता है। यहाँ देखिए प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछता है कि अस्थायी दांत में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वनक लिख लीजिए। अस्थायी दांत में अग्रचर्वनक नहीं होता है। देखिए हम पूरा यहाँ लिखे हुए हैं, बच्चों में अग्रचर्वनक नहीं, क्योंकि पता है कि अस्थायी दांत को दूध वाले दांत भी कहते हैं, इसलिए इसमें अग्रचर्वनक नहीं पाया जाता है। कृंतक का काम भोजन को काटना है, रत्नक का काम फाड़ना है, सब सब पढ़ाई में है ना, सब उतना काम नहीं, सब उतना नहीं आएगा। अग्रचर्वनक का काम भोजन को पीसना है, चौर्णक का भोजन में लार मिलाकर उसको पीसना है, ठीक है ना, इसी तरह से है। चलिए तो बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट आपका, जो कि आपके लिए आसिक। हाँ और कुछ है, ये इसे लार ग्रंथि बोला, लार ग्रंथि से देख लेते हैं। लार ग्रंथि से कुछ प्रश्न आएगा। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि आपका लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। पहला पैरोटिड हो गया, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेडिकुलर। 3 प्रकार का लार ग्रंथि होता है, और ये दो होती है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इन टोटल आपका 6 प्रकार का लार ग्रंथि होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए पैरोटिड जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, इसकी संख्या 2 है, इन सभी की संख्या 2 है, ठीक है ना। सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबको आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथि से प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबमेडिबुलर सबसे ज़्यादा लार उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन था, 3 गो लार ग्रंथि था, 3 गो था ना। पैरोटिड जो है ये लार ग्रंथि बड़ा है, क्या है ये? बड़ा है। सबलिंगुअल जो है ये छोटी लार ग्रंथि है, और सबमेडिबुलर ये सबसे ज़्यादा लार बनाता है। देखिए इंपॉर्टेंट था ना, तीनों से अलग क्वेश्चन बना, इसलिए सबको आप वीडियो रोक के अच्छे से लिख लीजिए बच्चे, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ बात करते हैं। अब पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में 2 एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एंजाइम, एक लाइसोसोम एंजाइम, ठीक है ना। टाइलिन एंजाइम जो है यह क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। सारा पॉइंट लिखते जाए, इस जो पॉइंट मैं बोलता हूँ लिखना उसको तुरंत लिख लिया करो, जो पॉइंट बोलता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया करो, ठीक है ना, इतना कम से कम करा करो। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च क्या है बच्चा? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि चावल रोटी से हमें लगभग मिलता है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्च को बोलेगा, स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? तो ये तोड़ता है आपका टाइलिन एंजाइम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? स्टार्च जो था आपका वो कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से शुरू होता है। समझ, जैसे चावल खा लिए तो चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चावल पहले मुँह में ना खाए तो कुछ तो मुँह में पच ही जाएगा, रोटी खाए, रोटी पहले मुँह में जाएगा तो कुछ तो पच ही जाएगा मुँह में, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही है, ये सब इम्पोर्टेंट आपका उतना नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट उतना आपका ये सब नहीं है, ठीक है ना। और हम ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको जब कराएंगे तो करा देंगे, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे उत्सर्जन या परिवहन जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, डेली हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।